देश के हालात जिस प्रकार के हैं और जिस प्रकार से उसे ये किया जा रहा है, एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है और वो करने वाले खुद सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। एक 4-5 दिन पहले जो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इस देश की, उनका जो स्टेटमेंट आया था बहुत ही आश्चर्यकारक था। आजकल आश्चर्य लगता भी नहीं, क्योंकि इस तरह के झूठे मूठे ही स्टेटमेंट वो करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके कोई भी मंत्रिमंडल का कोई भी बंदा हो। उन्होंने ये स्टेटमेंट किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में 10% से महंगाई बढ़ी थी, हमारे कार्यकाल में सिर्फ 6% से बढ़ी। मेरी आप सबसे विनती है कि आप खुद इससे जूझ रहे हैं, क्योंकि हम सारे मध्यम वर्गीयों में आते हैं, आप खुद जूझ रहे हैं। अगर 2014 साल में जिस साल में नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान बने, उस वक्त 416 रुपये जो सिलेंडर था, आज 1000 से आगे गया। ये कितने परसेंटेज हो गए? 2014 साल में जब हमारे यहाँ अरहर की दाल, तुअर की दाल, जो कि उसके लिए रास्ते पे आई हुई स्मृति ईरानी और बाकी सारे, जब 70 रुपया थे, अब तो 170 हुआ। ये 6% है। तो मेरी आपसे विनती है सारे लोगों को, ये हकीकत अगर लोगों तक जाए, और जो जानी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम बनता है कि लोगों को राहत दे। और ऐसे वक्त जब हमारे यहाँ ये जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें घटी हैं, उस वक्त तो कीमतें आसमान पे थी, तो उस वक्त फिर भी उसका जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं किया गया। आज इतनी कीमतें नीचे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब का खून चूस रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई 5 तारीख को है। आपको पता होगा कि हमारे खाने पीने की चीजों के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया। 5% टैक्स अगर हमारे खाने पीने की चीजों पे, अगर हमारे दाल पे है, अगर हमारे पनीर पे है, अगर हमारे दही पे है, अगर हमारे ये सारे चीजों पे है, तो ये सरकार किसकी है? और दुर्भाग्य इस बात का है, ये सरकार गरीब के खाने के ऊपर तो जीएसटी लगा रही है, लेकिन डायमंड वालों के ऊपर कितना है जीएसटी है? 1.5%। यानी डायमंड वाले 1.5%, और यहाँ गरीब उसको 5%। ये कैसी सरकार है? ये सूट बूट वाली सरकार, ये झूठी सरकार, ये झूठलर मोदी जी, ये बतौलेबाज सरकार इस तरह से गुमराह कर रही है और स्टेटमेंट करने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। यानी उन्होंने पूरी जनता को ये करके लिया है कि हम जो बोलेंगे वो जनता मान लेगी। तो आपको सोचना है, मेरी आप सबसे विनती है कि ये बातें लोगों तक पहुंचाने का आप काम करिए। मैं जानता हूँ कि आप तो बहुत मेहनत करते हैं, मैंने देखा हुआ है सबको। मैं खुद 40 साल से राजनीति में, मैंने बहुत सारे चेहरे देखे, बहुत सारे सीनियर लोग भी मैं यहाँ देखता हूँ हमेशा। वो जमाना नहीं रहा कि आपने एक बहुत मेहनत करके कोई सच्चाई बाहर लाई और वो दिखाई जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपसे मैं कभी भी, मैंने आपसे कोई मेरा ये नहीं है, कोई तकरार नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहूँगा कि ये आपसे, मुझसे, आम आदमी से, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। कृपया इसको आप लोग उजागर करिएगा, ये मेरी आपसे इंतहा है, आपसे विनती है। 5 तारीख को हम लोग गवर्नर के हाउस में, गवर्नर हाउस के ऊपर हम लोग मोर्चा निकालने जा रहे हैं। यहाँ से हैंगिंग गार्डन से लेके गवर्नर हाउस तक हम जा रहे हैं, जो हमने इसके पहले भी 2 बार हम कर चुके हैं। और उसमें 3 मुद्दों को लेके हम बात करेंगे। 1, आज की महंगाई, 2, आज की बेरोजगारी, और 3, जिस तरह से उन्होंने मुंबई करों को प्रताड़ित किया है, जिस तरह से मुंबई करों का अपमान किया है, जिस तरह से मुंबई करों को उन्होंने कम लेखा है, उस मामले में हम उनसे जवाब पूछेंगे। एक बात और भी हो सकती है, आपका सवाल ये भी आ सकता है कि फिर आप निवेदन दोगे, तो हम बिल्कुल भी निवेदन नहीं देंगे। ये असंवेदनशील पहले राज्यपाल हमने देखे हैं जिनके पास कोई भी संवेदना नहीं है, और वो पूरी तरह आरएसएस के प्रचारक करके काम कर रहे हैं। हमने जिंदगी में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं देखा, आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, कि राज्यपाल ये शपथ भी दे रहे हैं और पेड़ा भी खिला रहे हैं। ये कैसे? ये तो आश्चर्य की बात है। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, एक संवैधानिक पद है वो,
उसकी गरिमा है। और ये कोश्यारी ने जिस तरह से इस गरिमा को तहस नहस किया है, पूरी तरह बर्बाद किया है, तो हम उनको कोई भी निवेदन देने वाले नहीं, हम उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन करेंगे, जो इसके पहले भी हमने किया था। आजादी के 75 साल को लेकर हम लोग ये इस देश को कांग्रेस की देन है, महात्मा गांधी की देन है, नेहरू जी की देन है, सरदार पटेल जी की देन है और लाखों लोगों की शहादत की देन है। ये आज जो लोग इसका फायदा उठा के जो एक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारे अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। ये लोग हमें अभी आजादी की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका निषेध करते हुए हमने स्पष्ट रूप में कांग्रेस का ये कार्यक्रम है, जो जयपुर में हमारा, उदयपुर में हमारा जो एक ये हुआ था, शिविर हुआ था, उसमें ही तय हुआ था ये कि 9 तारीख से लेके 9 इसलिए भी क्योंकि आपको पता है 9 अगस्त को मुंबई से नारा दिया गया, कांग्रेस भारत, मुंबई से कांग्रेस ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। तो वहीं से हम लोग 9 तारीख को हम लोग हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा मैं करने जा रहा हूँ, मेरे सहयोगी करने जा रहे हैं, मुंबई कांग्रेस के हमारे आला नेता जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो उसके लिए भी मैंने आप सारे लोगों को आगाह कर दूं कि 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 दिन लगातार ये सारे जिलों में हर रोज 10-12 किलोमीटर करके ये आजादी की पदयात्रा, मुंबई जोड़ो अभियान भी है उससे जुड़ा हुआ हमारा, वो सारा हम करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को चूंकि 75वीं हमारी सालगिरह है आजादी की, उसका आखिरी दिन है। उस दिन नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत बड़ी आजादी की गौरव यात्रा इस नाम से एक बहुत बड़ी रैली हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं आज ही आप सबको, उसके लिए मैं आज ही आपको सबको निमंत्रित करता हूँ। तो ये 2 इश्यूज को लेके आपसे बात करनी थी। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आई मीन आप जो सर, भाई एक सवाल ये था कि थोड़ी देर पहले मिलिंद देवराज जी जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए थे, क्या वजह थी इसके पीछे? ये मिलिंद देवराज कह सकते हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तुम्ही एक पत्र काढलं होतं की राज्यपालांनी 1 मिनिट हो द्या. आम्ही राज्यपालांना कुठलेही निवेदन देणार की यापुढे मुंबई काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या वतीनं राज्यपालांना म्हणजे बायकॉट करण्यात येणार आहे, त्यांना कुठलंच निवेदन देण्यात येणार नाही. निवेदन न देणं म्हणजे बायकॉट करणं असं होत नाही. असं आहे की त्यांची वागणूक जी आहे राज्याच्या प्रती आणि विरोधकांच्या प्रती, तुम्ही सुद्धा इतकी वर्ष काढली, तुम्ही बारशाला हे गेलेलं मी कधी पाहिलं नाही, किंवा हा जरी व्यक्तिगत प्रश्न असला तरी या देशाच्या सगळ्या राज्यपालांची एक वेगळी अशी एक गरिमा आहे. अनेक लोक हे राज्यपाल झाले, परंतु या राज्यपालांची वागणूक जी आहे ती राज्यपाल कमी आणि पक्षाचा कार्यकर्ता जास्त अशा पद्धतीची असल्यामुळे, आणि याच्यापूर्वी आम्ही अनेक त्यांना निवेदनं दिलेली आहेत, नाही दिली असं नाही, तुम्ही साक्षीदार आहात सगळे, परंतु त्यांना केराचीच टोपली दाखवण्यात आली. आणि म्हणून मग जर आमच्या निवेदनाला विरोधी पक्ष नेते म्हणून किंवा विरोधी पक्ष म्हणून महत्त्वच दिलं जात नसेल तर आम्ही निवेदन कशा करता द्या? त्यापेक्षा त्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलन आम्ही केलेलीच आहेत, आताही करू. त्यामुळे बायकॉट हा विषय होण्याचं काही कारण नाही, तो काय माझ्या याच्यातला नाही आणि जो माझ्या घटनेला तो मंजुरी नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना बायस, म्हणजे आता काय आपण त्याला म्हणायचं की पूर्वग्रह दूषित असलेले राज्यपाल असंच मी म्हणणार, याच्यापूर्वी म्हणालोय, आताही म्हणतोय, भविष्यातही म्हणेन. म्हणून आम्ही, आमचा ग्रह पक्का आहे की यांना निवेदन देण्यामध्ये काही अर्थ नाही. पण आपली लोकशाहीच्या आजही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना शाबूत आहे, त्यांनी किती जरी त्याचा गैरफायदा घेतला तरी, आणि त्याच्यानुसार आम्ही आमचं प्रदर्शन करणार.
होय, खरं आहे. ते कसं आहे की त्यांनी एका विशिष्ट पक्षाबद्दल बोललेलं आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल मी काय वक्तव्य करणं चूक राहील. म्हणजे त्यांनी बोलताना संदर्भ वेगळा पण आहे, तुम्ही एवढं चूक पकडून नका बोलू मला. पण येस, मला असं वाटतं की आजोबा, पणजोबा, आजी, वडील आणि ह्या सगळ्यांचं दिलेलं त्यांनी शहादत हे यांच्याकडे एकाकडेही नाही. भाजपच्या RSSच्या एका माणसाने सांगावं की त्याने या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी उंगली कटा के भी शहीद हुए. तो इनकी बात बिल्कुल सही है नड्डा जी की. पंडित नेहरू असतील, त्यांचे वडील असतील, ज्यांनी त्यांची आयुष्यभरची सगळी संपत्ती देशाला दिली, हे तर सगळे चोर पळवापळवी करतात आहेत, देश विकायला निघालेले आहेत. आणि ह्या देशाच्या गरिबाला तेच मंजूर आहे की आम्हाला तुम्ही सगळ्यांनी पदरात घ्या आणि देश चालवा, पण तसं होत नाही. आणि म्हणून नड्डा पड्डा मला माहित नाही, पण एवढं मात्र नक्की ते आता एखाद्या पक्षाचे प्रमुख आहेत म्हणून तेवढा सन्मान करतोय मी. पहले आपने गिरेबान में झांक के देखिएगा और फिर बात करिए. किसी को खुश करने के लिए अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ. लेकिन हमें फकर है गांधी परिवार के ऊपर, जिन्होंने इस देश के लिए 5 पीढ़ियां पूरी तरह निचौर किए. तो हमें इस बात का फकर है. सरकार बनी है, मुख्यमंत्री बनने से सरकार नहीं बनती. हाँ, तो हम तो वही बात मैंने भी पूछी. सरकार तब होती है जब लोगों के काम होते हैं. लोगों के काम तब होते हैं जब कैबिनेट होती है. कैबिनेट में जो निर्णय होते हैं लोगों के निर्णय होते हैं. कितने दिन हो गए, महीना हो गया, 1 महीना, कहाँ है सरकार. और देवेंद्र फडणवीस को मेरा सवाल है, आप किस खाते के मंत्री हैं, चलो बताओ. आप तो बिना खाते के मंत्री हो. इस देश में हमारे संविधान के तहत उप मुख्यमंत्री की कोई जगह, मतलब ये पद, मैं लीगली बोल रहा हूं, नहीं है. तो आप किस पोर्टफोलियो को लेके आप उप मुख्यमंत्री बने हैं, जरा बताइए. तो टेक्निकली सिर्फ एक ही मंत्री है जिसका नाम मुख्यमंत्री है, और वो है मिस्टर हमारे एकनाथ जी शिंदे. तो ये सरकार है नहीं है मुझे पता नहीं. टेक्निकली ये सरकार किसी को फंसा के, पैसे का दुरुपयोग करके, मसल पावर ये करा के, पूरा देश पीछे लगा के इस सरकार को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की और उसमें कामयाब रहे. फिर भी ठीक है, सरकार तो बनाई, पर तो सरकार तो बनाई है आप. दुर्भाग्य इस बात का है, प्रदेश में इतनी बारिश है, इतनी बाढ़ की स्थिति है, बहुत ही हमारा मराठवाड़ा का किसान, हमारा विदर्भ का किसान, हमारा पश्चिम महाराष्ट्र का किसान बर्बाद हो रहा है. कोई बात करता है? किससे बात करेंगे? और ना ही उसके बारे में ना मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री की तो माशाअल्लाह क्या बात है, बढ़िया. तो आप ही पूछिए जरा, मैं भी पूछता हूँ. तुमच्या मागणीप्रमाणे महाराष्ट्राची मागणी माफी मागावी म्हणून मागणी केली होती. राज्यपालांची मागणी माफी मागितली, त्याच्यानंतर पुन्हा तुम्ही. असं आहे की त्यांनी महाराष्ट्राची तर मागावी, त्यांनी मुंबईचा उल्लेख प्रामुख्याने केला. त्यांनी जाहीर माफी मागावी असं मी म्हटलं होतं, आठवतं, मी पत्र दिलंय तुम्हाला. त्यांनी तिथेही त्यांनी त्यांच्यातला जो कार्यकर्ता है ना RSS सा, तो जागृत राहिला. अगर ऐसा हुआ है तो अगर किसी का मन, अगर मगर क्या है, आपने अपमान किया है मुंबईकरों का, महाराष्ट्र का अपमान किया, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती का अपमान किया हुआ है. आपको जाहिर तौर पे क्या प्रॉब्लम है, आपको माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? शर्म आ रही है क्या? जिस प्रदेश के तुम राज्यपाल हो, जिस प्रदेश में तुम यहाँ आज
राज कर रहे हो, उस प्रदेश में अगर इस प्रकार से तुम वक्तव्य करते हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मुद्दा वहीं पे खत्म नहीं होगा। आप देखिए मुंबई के इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन उसमें होगा, ये चाहे कितना भी सोचे मुंबई को तोड़ने की, हमने तोड़ने देंगे, देख लीजिएगा। ये उनका एजेंडा है, ये आरएसएस का और ये भाजपा का एजेंडा है, उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। नाही, असं आहे की आपण लक्षात घ्या की हा प्रश्न इतके आम्ही हे झालो का, मुंबईकर आणि महाराष्ट्रातली माणसं इतके ज्याला म्हणतो ना आपण की असंवेदनशील राहिलो का? एक व्यक्ती जाहीरपणे बोलते आणि माफी मागताना शब्दप्रयोग वेगळे वेगळे करते. जाहीर माफी मागा ना, काय प्रॉब्लेम काय आहे तुमचा? मुंबईकरांची, महाराष्ट्राची काय प्रॉब्लेम आहे? आमचं ते म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही वक्तव्य करताना अगदी स्पष्ट वक्तव्य केली होती, आठवत असेल तर बघा, तुम्ही दाखवलीत सगळ्यांनी. मग आता स्पष्टपणे माफी मागायला काय हरकत आहे? आम्ही पत्र लिहिलं आणि त्याच्यावर त्यांचं रिॲक्शन असं आलं किंवा त्यांचं माफीनामा जो म्हणताय, अगर ऐसा हुआ है तो वैसा हुआ है, ऐसे वैसे कैसे हुआ? अपमान आहे तो मुंबईकरांचा, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांचा अपमान आहे तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा. आम्ही अजिबात बर्दाश्त नाही करणार आणि त्याच्या विरोधात नेहमीच आम्ही त्यांची ही काळी कर्तृत्व जी आहे ती, हे आम्ही नेहमीच लोकांच्या समोर आणणार. धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांचा आभार. थँक्यू सो मच. थँक्यू.